Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे with some common diseases related to the nutrition कि न्यूट्रिशन के अमल के दौरान बाज़ औक़ात गड़बड़ हो सकती है, कुछ बीमारियां और उनकी अलामात, जिनमें से चंद एनलिस्टेड डिजीजेस यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, इनकी डिटेल्स हम अभी बोर्ड पे देखते हैं. Alright students, this session will be more informative. Okay, some common diseases related to the nutrition, or they can be related to the abnormalities of digestive system. Okay, और physiological abnormalities की हम बात कर रहे हैं. Alright students, अब इसमें बेसिकली ये इंफॉर्मेटिव मैंने इसको इसलिए कहा है कि इसमें हम गपशप करेंगे इस लिहाज से कि हम खा क्या रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, और फिर उसके बाद जो बहुत ज्यादा अहम चीज है वो है हाइजीन, सफाई सुथराई का क्या मयार हमने अपने लिए सेट किया हुआ है. तो इन सब चीजों से रिलेटेड हैं ये डिजीजेस, जिसमें सबसे पहली बात आ रही है स्टूडेंट्स, दिस इज डिस्पेप्सिया. ऑलराइट, द फर्स्ट डिसऑर्डर इज डिस्पेप्सिया. डिस्पेप्सिया क्या चीज है, इसको हम यहां पे स्टेट करते हैं. इनकम्प्लीट और insufficient digestion of food. जी स्टूडेंट्स, अब इसका क्या मतलब है कि हम खुराक को डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजेस्ट करते हैं और उसके बाद हमारी ये कोशिश होती है कि हम इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दें, हजम कर दें. ऑलराइट, लेकिन डिस्पेप्सिया जिसका लफ्जी मतलब है बदहजमी, यानी कि खाने का सही तरीके से हजम ना होना, इसीलिए हमने इसको दो आसान तरीन अल्फाज में मेंशन किया है कि या तो ये नामुकम्मल ब्रेक डाउन है या फिर नाकाफी ब्रेक डाउन है कि इतने छोटे पार्टिकल्स में जिसको कन्वर्ट करना जरूरी था, खुराक उतने छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हुई. और इसकी वजह क्या हो सकती है, ये कॉजेज हम स्टूडेंट्स इसके बाद देखते हैं. पहले वो अलामात जानते हैं कि जिनकी बुनियाद पे हम ये डिक्लेयर करेंगे कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिस्पेप्सिया. ऑलराइट, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम्स. इसमें स्टूडेंट सबसे पहली चीज, देयर इज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. व्हाट इज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट? इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली हम अपनी होम्योस्टैटिक स्टेट की जब ऑप्टिमम कंडीशन अचीव कर चुके होते हैं तो उस वक्त हम अपने आप को बिल्कुल हशाश बशाश और फ्रेश फील कर रहे होते हैं. ऑलराइट, लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हो कि आप बहुत ज्यादा ऐसी खुराक खा चुके हुए हैं कि जो आपको हजम करने में दुश्वारी पेश आ रही है, या उसमें बीन्स वगैरह बहुत ज्यादा शामिल थे, तो ये वाली सारी चीजें हजम करने में कुछ टाइम लगता है. ऑलराइट, उस केस में ऐसा पॉसिबल है कि आपको पेट के अंदर भारीपन फील होना शुरू हो जाए. तो इस कंडीशन को हम कहेंगे दिस इज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, के पेट के अंदर गड़बड़ फील हो रही है और नॉर्मल फीलिंग नहीं आ रही. ऑलराइट, इसके साथ ही साथ ये कंडीशन उस वक्त बढ़ जाती है कि जब हम इसके अंदर फ्लैटुलेंस का इजाफा कर दें, कि इस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाए कि पेट में गैस भरना शुरू हो गई है. ऑलराइट, अगर गैस भरती चली जाए तो यूं फील होता है कि जैसे पेट भरा हुआ है. आप उस वक्त कुछ खाने की कोशिश भी करें तो आपको पहले से ये फीलिंग आ रही होती है कि पेट भरा हुआ है और इस वजह से मजीद कुछ खाने की जरूरत नहीं है. अब स्टूडेंट्स ये भी जान लें कि गैस जरूरी नहीं कि वो जो खाना खा रहे थे सिर्फ उसी की वजह से हुई हो. कुछ इस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके स्टमक में चले जाते हैं जो वहां पे जाके फर्मेंटेशन का प्रोसेस करना शुरू हो जाते हैं. उसकी वजह से स्पेशली एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और आपका पेट फूलना शुरू हो जाएगा और फ्लैटुलेंस वाली कंडीशन होगी, आपको इस तरह से फीलिंग आना शुरू हो जाएगी जैसे आपने पहले से बहुत ज्यादा कुछ खा लिया हुआ है और मजीद गुंजाइश नहीं रही. ऑलराइट, दिस कंडीशन इज नोन एज फ्लैटुलेंस. फिर उसके बाद अगली जो कंडीशंस हैं, दे आर कॉमन. वन इज नोजिया and second one is vomiting. ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्पेशली छोटी उम्र के बच्चों के अंदर ये कंडीशन हमें नजर आती है कि जैसे ही उनका पेट खराब होगा
फौरन मतली आने वाली कंडीशन होगी, ऐसी फीलिंग आएगी कि दिल खराब हो रहा है और किसी भी वक्त उल्टी हो सकती है, और उल्टी कर देना, वॉमिट कर देना। तो ये दो बुनियादी अलामात इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद एडल्ट्स के हवाले से एक टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज नोन एज रीगर्जिटेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, रीगर्जिटेशन के साथ एक और टर्म भी मैं मेंशन कर देता हूं, दिस इज नोन एज गर्ड। ओके, अब रीगर्जिटेशन या रीगर्जिटिटी, ये स्टेटमेंट या ये वर्ड निकला कहां से, इसको भी समझ लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो जुगाली करने वाले जानवर हैं स्टूडेंट्स, उनको अगर आपने गौर से देखा हो तो पहले खाते रहते हैं और उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, और खाने के बाद वो उसी खाने को वापस मुंह में लेके आते हैं और चबा चबा के फिर छोटे पीसेस के फॉर्म में उसको निगल जाते हैं। ऑलराइट, अब इस प्रोसेस को बुनियादी तौर पे बोला जाता है रीगर्जिटेशन। ओके, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दिस इज एन एबनॉर्मेलिटी और डिफेक्ट कि जो खाना आप खा चुके हुए हैं अगर वो वापस आना शुरू हो जाए गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की फॉर्म में, तो हम कहेंगे भाई ये कंडीशन गड़बड़ वाली कंडीशन है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से खाने को हजम नहीं कर पा रहा, तो ये वाली स्टेट डिस्पेप्सिया की स्टेट में शामिल की जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर यहां पे मैं एक छोटी सी बात और आपको बताता चलूं कि जरूरी नहीं कि ये सब अलामात सब लोगों में ही जाहिर होना शुरू हो जाएं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ डिस्पेप्सिया, डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप से आपका ताल्लुक है। ऑलराइट, और अगर एडल्ट्स हैं तो कहीं किसी और डिजीज के अंदर पहले से मुब्तला तो नहीं हो चुके हुए, तो इस वजह से हम यहां पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, dyspepsia itself is not a disease. Instead, it is symptomatic of many diseases or different types of diseases. All right students, अब इससे क्या मुराद है कि जरूरी नहीं कि अगर खाना हजम नहीं हो रहा तो ये बजाते खुद बीमारी है। ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन किसी और डिजीज से पहले ही सफर कर रहा है और उसके साथ ही साथ उसको खाना हजम नहीं हो रहा, तो ही मे सफर फ्रॉम द कंडीशन ऑफ डिस्पेप्सिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसके कॉजेज की तरफ चलते हैं कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से खाना हजम नहीं हो रहा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कॉजेज ऑफ डिस्पेप्सिया। जी स्टूडेंट्स, क्या वजूहात पॉसिबल हैं कि खाना सही तरीके से हजम ना हो। सबसे पहले नंबर पे मैं यहां पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज द लाइफस्टाइल, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खाना खाने के फौरन बाद बैठ रहे हैं ज्यादा देर के लिए, ओके, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी डेली रूटीन के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज शामिल ही नहीं है। तो इन चीजों को भी जरूर मलहूज़े खातिर रखें और ख्याल रखें इस चीज का कि खाना खा रहे हैं तो अपनी एनर्जी की नीड्स के मुताबिक खाएं, और कहीं जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि फौरी तौर पे एक्सरसाइज या वॉक वगैरह को जरूर अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया जाए। ऑलराइट, अब टेक्निकली क्या वजूहात हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज वी कैन राइट malfunctioning of stomach and intestine. All right, हो सकता है कि आपका मैदा या आपकी छोटी आंत जहां पे खाने को हजम किया जाना था वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। Then insufficient gastric secretions. All right, ये भी पॉसिबल है कि जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होना था वो अपनी काफी मिकदार के लिहाज से, यानी जितनी मिकदार की जरूरत है उतना सिक्रीट नहीं हुआ, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर इंक्रीज्ड एसिडिटी इन स्टमक, कि मैदे के अंदर पहले से ही तेजाबियत का प्रॉब्लम चल रहा है। ऑलराइट, इस वजह से भी हो सकता है कि खाना हजम ना हो। Then
insufficient quantity or quality of bile secretions. Alright students, गाल ब्लैडर के अंदर यानी पित्ते के अंदर जो पित्ते का पानी मौजूद है वहां पे भी हमने ये चीज स्टडी की थी कि फैट्स को इमल्सिफाई करने के लिए बहुत सारे सॉल्ट्स रिलीज किए जा रहे होते हैं. ओके, तो ये भी पॉसिबल है कि आपने बहुत ज्यादा फैटी फूड खा लिया है और अब उसको इमल्सिफाई करने के लिए नाकाफी सिक्रीशंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये खाना भी सही तरीके से हजम नहीं होगा. ऑलराइट, तो ये सारी वजूहात पॉसिबली हो सकती हैं. और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि हर इंसान में तमाम की तमाम अलामात या वजूहात एक ही जैसी हो. इन डिफरेंट पीपल देयर कुड बी डिफरेंट कॉजेज फॉर द डिस्पेप्सिया. ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बुक के सीक्वेंस के लिहाज से अगर देखें तो द सेकंड डिसऑर्डर इज फूड पॉइजनिंग. Alright, what is food poisoning? अब अगर हम अल्फाज के ऊपर गौर करें तो हमें यह समझ आती है कि जैसे खुराक के अंदर कोई जहरीलापन पैदा हो चुका हो. ऑलराइट, और ये बात किसी हद तक ठीक भी है कि अगर हम सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे, खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोएंगे या वो खाना जो खाया जा रहा है उसको तैयार करते वक्त सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा गया, तो ऐसे जर्म्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस खाने के ऊपर मौजूद होंगे कि जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाके मखसूस किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि हमारे लिए जहर की तरह काम करेंगे, और उसकी वजह से हमने इस टर्म का नाम रख दिया है फूड पॉइजनिंग. ऑलराइट, इसकी अगर स्टेटमेंट बनाना चाहें, द कंडीशन in which the digestive system is affected by toxins present in contaminated food stuff. Alright, इसको स्टूडेंट्स एक और वे में भी हम डिफाइन कर सकते हैं. That is illness of indigestion of food due to toxic substances. Alright, इससे क्या मुराद है कि जो खाना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, खासतौर पे इन्फेंट्स, छोटी एज के बच्चे, तो उस केस में क्या होगा कि अगर इसके अंदर कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है वो फौरन टॉक्सिफाई करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा और उसका जहर फैलते ही डाइजेशन का अमल रुक जाएगा, पेट में शदीद किस्म की दर्द पैदा हो सकती है और मुख्तलिफ किस्म की अलामात नजर आएंगी. इन अलामात को जांचते हुए हम ये कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग. ओके, कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं? सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग. ओके, इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द फर्स्ट वन इज अगेन नॉजिया. ऑलराइट, मतली आना, दिल खराब होना, यूं लगे कि जैसे बार बार उल्टी आ रही है. फिर इसके साथ दूसरी कंडीशन वॉमिटिंग. ऑलराइट, एक और चीज का इजाफा हो रहा है यहां पे, दिस इज डायरिया. और डायरिया के अंदर भी हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर किसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन का खतरा हो या कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो चुका हो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो जो लिक्विड्स आपने इनटेक किए हुए हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे और लूज मोशंस की फॉर्म में डिफिकेट होना शुरू हो जाएंगे और उसी तरह से वो खारिज होते चले जाएंगे यहां तक कि डिहाइड्रेशन का, पानी की कमी का खतरा पैदा हो जाए. ऑलराइट, तो फूड पॉइजनिंग पहले ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है, तो इसके अंदर भी डायरिया का खतरा पैदा हो सकता है. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक और चीज मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, एंड दिस इज डबल विजन
all right, fatigue, and severe abdominal pain, especially 12 to 24 hours after the meal. Alright students, अब ये वाली सब की सब खसूसियात हो सकता है कि फौरी तौर पे नजर आना शुरू हो जाए। फौरी तौर से क्या मुराद है कि खाना खाया, उसके बाद स्टमक में गया और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाना शुरू हुआ, तो इसी सफर के दौरान इन तमाम अलामात में से चंद अलामात आपको नजर आना शुरू हो जाएं। खास तौर पे अगर पेट में दर्द होना शुरू हो जाए और बार बार दिल खराब होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ का आगाज हो चुका हुआ है। और उसके बाद स्टूडेंट्स एक टर्म यूज की जाती है जो उर्फे आम में जिसे कहते हैं मैदा वॉश करवा देना। ओके, तो ये जो मैदा वॉश करवाने की जरूरत पेश आती है, ये भी नॉर्मली फूड पॉइजनिंग के साथ रिलेटेड है। इट इज अ टाइप ऑफ क्योर, लेकिन बुनियादी तौर पे जो हमें समझने की जरूरत है वो क्या है, which microorganisms are primarily responsible for food poisoning, और इसका आगाज कहां से और किस तरह से होता है ये भी समझ लें। Causes, यहां पे स्टूडेंट्स में नाम लिख रहा हूं दो बैक्टीरिया के, Campylobacter species and Salmonella species. Okay, Clostridium species. जी स्टूडेंट्स, अब ये जो बैक्टीरिया के नाम मैंने यहां पे मेंशन किए हैं, these are different genera. Okay, इनमें बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है इनकी कुछ खसूसियात की बुनियाद पे। अब ये तीनों बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं फूड पॉइजनिंग कॉज करने के लिए। ओके, जो कंपाइलोबैक्टर और सैल्मोनेला हैं स्टूडेंट्स, इनके लिए तो आप समझ लें कि ये हमारे इर्द गिर्द कहीं से भी आप खुला हुआ खाना जिसको प्रॉपरली कुक नहीं किया गया या प्रॉपरली धोया नहीं गया, या स्पेशली खास तौर पे गोश्त वगैरह और अंडे और दूध। ऑलराइट, मैं रिपीट कर रहा हूं ये वाली बात कि अगर इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट है, ऑलराइट, और अगर अनपेस्चराइज्ड मिल्क है जिसको अच्छी तरह से उबाला नहीं गया, या फिर इसी तरह से अच्छी तरह से फ्राई किए हुए या पके हुए अंडे नहीं है, एंड दे आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद दीज बैक्टीरिया, और ये भी पॉसिबल है कि ये बैक्टीरिया उन जानवरों के बॉडी के अंदर या उनके गोश्त के अंदर मौजूद हो जिनको हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वहां पे तो ये कोई अपनी अलामत, अपनी मौजूदगी की या अपने इन्फेक्शन की अलामत जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हम इसको खाएंगे और ये गोश्त ऊपर से सही तरह से पका हुआ नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि अब इस बात के चांसेस बढ़ चुके हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी दीज बैक्टीरिया दे विल कॉज द डिजीज इन ह्यूमंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्पेशली एक टर्म मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं सैल्मोनेला के साथ, दिस इज नोन एज सैल्मोनेला जेजिनाई। ऑलराइट, इसके नाम से आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये वो बैक्टीरियम है कि जो बीमारी फैलाएगा आपके जेजनम वाले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करना शुरू करेगा। ऑलराइट, फिर इसी तरह स्टूडेंट्स जो क्लोस्ट्रीडियम मैंने यहां पे मेंशन किया है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम। ऑलराइट, दिस जीनस इज ऑलरेडी वेरी फेमस ड्यू टू इट्स अनदर मेंबर, और इसका नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ऑलराइट, वो वाला बैक्टीरिया जो टेटनस का बायस बनता है, उसी जीनस से इस बोट्युलिनम स्पीशीज का भी ताल्लुक है, और ये स्वीयर किस्म की फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, और इतनी स्वीयर कि डायरेक्टली अटैक कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। ऑलराइट, यानी कि वो नर्व्स जो आपके मसल्स और बाकी बॉडी पार्ट्स के साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन का बायस बनी हुई हैं, उन नर्व्स की सिग्नलिंग प्रोसेस को बाज़ औक़ात अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से कार्डियक और पल्मोनरी पैरालिसिस का बायस बन सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इससे क्या मुराद है कि दिल की धड़कन को मफलूज कर देना, या जो हमारे फेफड़े जो बार बार एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होके हमारे लिए गैसियस एक्सचेंज का बायस बन रहे हैं पसलियों के इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से, इस अमल को भी मुकम्मल तौर पे रोक देना। और जब ये प्रोसेस नहीं होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इस ह्यूमन का जिंदा रहना पॉसिबल है
नो, दैट विल बी इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम इट कॉजेज सीवियर टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो स्टूडेंट्स इस बात का जरूर ख्याल रखें कि इवन अगर आपके घर में पकाने के लिए कोई चिकन या गोश्त लाया जा रहा है तो समटाइम्स ये आदत होती है कि इकट्ठा ही लेके आ जाते हैं और उसको फ्रीज कर लिया जाता है, ऑलराइट। या फिर समटाइम्स हम मार्केट से बना बनाया गोश्त लेके आते हैं जो ऑलरेडी फ्रोजन रेफ्रिजरेटर्स में वहां पे पड़ा हुआ होता है, और अगर रेफ्रिजरेटर्स के अंदर फ्रोजन फॉर्म में पड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको घर पे लेके आते हैं और फिर उसको डीफ्रॉस्ट करते हैं, ओके। यानी कि उसमें से वो पानी वाला हिस्सा निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो मेल्ट हो जाए और नरम हो जाए और फिर उसको पकाना स्टार्ट करें। अब याद रखिएगा यहां पे जो पानी इस डीफ्रॉस्टिंग की वजह से निकल रहा है उसके अंदर सैल्मोनेला की बहुत कसीर तादाद मौजूद होती है, और हमारे याद रखने के लिए यहाँ पे ये बात है कि वो पानी अगर किसी बर्तन को टच हो रहा है या इवन के हाथों को टच हो रहा है ड्यूरिंग कुकिंग तो हाथ भी धो लिए जाएं, बर्तन भी धो लिए जाएं और फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो सैल्मोनेला डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है बाय दोज इन्फेंट्स whose mothers are cooking inside the kitchen. All right students, अगर वो इसी तरह बगैर धोए हाथों से आके बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दें या उन्हीं बर्तनों में आप खुद से खा लें तो उसका मतलब यह है कि आपने सैल्मोनेला को भी साथ ही इंजेस्ट कर लिया और फिर फूड पॉइजनिंग की अलामात जाहिर हो सकती हैं। All right students, this was a brief explanation about the food poisoning. Okay, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है that is obesity, मोटापा। Alright students, obesity यानी कि मोटापा। अब स्टूडेंट्स obesity या मोटापा ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं इसके साथ ही साथ मैं एक और आपके लिए एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। दिस इज नोन एज BMI. Alright, BMI is what? Body Mass Index. Alright, अब ये मैंने क्यों बताया आपको कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि भाई ये डिसाइड कौन करता है कि हम मोटे हो चुके हुए हैं या हम ओवरवेट हो चुके हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा BMI ये एक इंडेक्स टेक्निक कह लें या फॉर्मूला कह लें अप्लाई किया जाता है कि आपकी बॉडी का वेट और आपकी बॉडी का जो इंडेक्स है यानी फैलाव और हाइट वगैरह, अब इस लिहाज से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कौन इंसान फिट है और कौन जो है वो फिटनेस से पीछे है और कौन जो है वो ओवरवेट या ओबेसिटी वाली स्टेट में जा चुका हुआ है। ऑलराइट, तो इस लिहाज से BMI आपको अपना पता होना चाहिए। अब फिर इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ओबेसिटी का आगाज कहां से होता है। उसके लिए स्टूडेंट्स मैं यहां पे स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूं, टेकिंग इन कैलोरीज that we do not need. All right, अब इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली हम खाना तो खाते हैं, all right, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा खाना शुरू हो जाएं तो फिर इसका मतलब यह है कि अब हमने वो चीजें भी अपनी बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर ली हैं कि जिनकी हमें जरूरत नहीं थी और उनको हम एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी इन इजाफी न्यूट्रिएंट्स को फैट्स में कन्वर्ट करती है और फैट्स में कन्वर्ट करके इनको स्टोर कर लिया जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इनको स्टोर किस तरह से किया जाता है, तो इसके लिए याद रखिएगा एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, एडिपोज टिश्यू। ऑलराइट, एडिपोज टिश्यू। नाउ many small fat molecules join to form one big globule in the center of the cell of adipose tissue. All right students, अब देखें कि ये वाली जो बात एडिपोज टिश्यू वाली है इसके लिए पहले ये समझें कि एडिपोज टिश्यू मौजूद कहां पे है।
हमारे लिवर और किडनीज और स्किन के नीचे व्हाइट कलर की चर्बी की लेयर्स मौजूद होती हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स ये वाली जो व्हाइट कलर की चर्बी हमें नजर आती है, असल में इसमें भी लिविंग सेल्स मौजूद होते हैं, दैट मेक अप द एडिपोज टिश्यू। ऑलराइट, अब इसका मतलब क्या है कि फैट स्टोरेज टिश्यू, वो टिश्यू जिसका काम ही ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या फैट्स आप जरूरत से ज्यादा खा चुके हुए हैं उनको स्टोर कर लेना। लेकिन इस स्टोरेज के साथ ही साथ नुकसान कब होता है कि जब हम ओबेसिटी की जानिब जाना शुरू हो जाते हैं। अब ओबेसिटी की जानिब जब जाना शुरू होते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमें ये याद रखना पड़ेगा कि क्या ओवरवेट होना अच्छी चीज है या बुरी चीज है। तो ऑब्वियसली इसका जवाब कभी भी अच्छी चीज के हवाले से नहीं सुन सकते आप, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो नतायज हैं, अगर ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत ज्यादा देर तक कंटिन्यू कर लिया जाए तो उसके साथ बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? Consequences, नतायज, the obese people, they can more frequently or easily suffer from diabetes, शुगर हो सकती है इनको, high blood pressure, or even heart attack. Alright students, ये सब प्रॉब्लम्स इन लोगों में फेस किए जा सकते हैं। ओके, अब मुझे ये आइडिया हो रहा है कि आपके ज़हन में एक और सवाल भी आ रहा है कि ये बीमारियां तो उन लोगों में भी मौजूद हैं कि जो बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते, लेकिन इसके साथ एक और सवाल को हम रिलेट कर लेते हैं, और वो क्या है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग खाते तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनमें कभी भी मोटापे के आसार नजर नहीं आते। तो स्टूडेंट्स इस लिहाज से याद रखिएगा कि इसकी बुनियादी वजह मैं यहां पे मेंशन करने लगा हूं बोर्ड पे। The question is, why some people never get fat? Alright, इवन कि बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, ओके, लेकिन उसके बावजूद इनमें मोटापे के जरा बराबर असरात भी नजर नहीं आ रहे होते। तो इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, the answer lies in the equilibrium of hormones. Alright, अब ये वाला पॉइंट जो मैंने यहां पे मेंशन किया है बहुत अहम है आपके समझने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है स्टूडेंट्स, इसके अंदर फैट्स बनाए भी जा रहे हैं और तोड़े भी जा रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर गुड फैट्स भी मौजूद हैं और बैड फैट्स भी मौजूद हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे हार्मोन्स इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में कामयाब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग अपनी जरूरत से थोड़ा सा भी ज्यादा खाते हैं तो फौरन मोटे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों में ये फायदा तो है कि इनके हार्मोन्स फौरन ही इनके मोटापे को रेगुलेट कर देते हैं और ये दोबारा से स्मार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इसका एक नुकसान भी होता है कि इनके ब्लड के अंदर जो बैड फैट्स हैं वो सर्कुलेट करते रहते हैं और बाद में फिर ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया वगैरह या ब्लड के अंदर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मिकदार होना या इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारियों में जल्दी मुब्तला हो सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये अगर फायदे हैं तो साथ ही साथ नुकसान भी हैं। और फिर एक और बुनियादी वजह कि जिसको हम बिल्कुल झुटला नहीं सकते, दैट इज द हेरिडिटी, कि ये भी पॉसिबल है कि ये वाली खसूसियत यानी कि बहुत ज्यादा खाना लेकिन उसके बावजूद मोटा ना होना, ये वाली खसूसियत हो सकता है कि आबाओ अजदाद से चलती चली आ रही हो और वो कभी भी मोटे हो ही ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी हमें नजर आ सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये डिसऑर्डर्स हम फिलहाल यहीं तक इसको रोकते हैं, फिर जो अगले डिसऑर्डर्स हैं इनको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, और उन्हीं डिजीजेस में से चंद एक जो मजीद आपके सिलेबस का हिस्सा हैं उनको भी डिटेल से बोर्ड पे देखते हैं। प्रीवियसली कुछ डिसऑर्डर्स हम स्टडी करके आ चुके हैं, ऑलराइट, जिसमें स्टूडेंट्स हमने पढ़ा डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया यानी कि खाने का सही हजम ना होना,
जिसे उर्फे आम में हम बदहजमी कह देते हैं। इसके लिए हमने ये देखा कि हो सकता है स्टमक के अंदर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो, खाना बहुत ज्यादा सख्त हो, या उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा खा चुके हो कि सही तौर पे हजम ना हो रहा हो। फिर इसके साथ ही साथ ड्यूडेनम के अंदर जाके भी गड़बड़ हो सकती है, और फिर पेट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म की डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आ सकती है। ऑलराइट, डिस्पेप्सिया के बाद स्टूडेंट्स हमने कंटिन्यू किया था विद द फूड पॉइजनिंग। ऑलराइट, फूड पॉइजनिंग यानी कि खुराक का जहरीलापन पैदा कर देना। इसकी वजह से भी हमने ये देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासिर हो रहा होता है, और ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम खुद मुतासिर हो रहा होता है बल्कि बॉडी के और ज्यादा ऑर्गन्स भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। और बुनियादी वजह कौन है इसकी? देयर वर सम बैक्टीरिया, जिसमें वन इज सैल्मोनेला, ऑलराइट, एंड कंपाइलोबैक्टर, और फिर उसके बाद था क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम। ऑलराइट, इनके साथ हम SP लिख रहे हैं क्योंकि इनकी डिफरेंट स्पीशीज हो सकती हैं। अब इसकी वजह से स्टूडेंट्स जो अल्टीमेट नुकसान हमने ये देखा था कि कार्डियक अरेस्ट वगैरह यानी कि कार्डियक पैरालिसिस या रेस्पिरेटरी पैरालिसिस वगैरह भी फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। और वजह इसकी क्या है? ये बैक्टीरिया और आते कहां से हैं? खुली हुई जगहों से खाना खाने से, या खाने के दौरान सफाई सुथराई का ख्याल ना रखने की वजह से। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक चीज स्टडी की थी, देयर वाज ओबेसिटी यानी कि मोटापा। और ओबेसिटी की बुनियादी वजह क्या है? ओवर ईटिंग। और ओवर ईटिंग के साथ ही साथ हमने ये देखा था कि कुछ लोग जितना मर्जी खा जाएं वो कभी भी मोटे नहीं होते। उसकी वजह उनके हार्मोन्स और उनका हेरिडेटरी मेकअप होता है कि इसका असर ही नहीं होने देते कि वो जितना मर्जी खा रहे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म साथ साथ उनका साथ दे रहा होता है। ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अभी जो हम कंटिन्यू करेंगे, दिस इज विद द डिजीज दैट इज नोन एज एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऑलराइट, अब इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि टर्म जब हम ऐड कर रहे हैं नर्वोसा, तो इसका मतलब यह है कि ये कोई ना कोई नफ्सियाती मर्ज है। ऑलराइट, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे डायरेक्टली फिजियोलॉजी या एनाटॉमी का नुकसान तो अलहदा बात है, लेकिन बुनियादी वजह कौन है? द प्रॉब्लम लाइज विद इन द ब्रेन ऑफ दीज पेशेंट्स। ओके, और वो क्या प्रॉब्लम होती है उसके लिए मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, इलनेस रिलेटेड टू फियर ऑफ गेटिंग ओवरवेट। ऑलराइट, ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें बच्चों को, खास तौर पे गर्ल्स की हम यहां पे बात करते हैं, कि 12 से लेके 21 साल तक जैसे ही बुलूगत का आगाज हो रहा होता है तो उसके दौरान बहुत सारी तब्दीलियां आ रही होती हैं बॉडीज के अंदर, और इन तब्दीलियों को कोप ओवर करना या इनको अपना लेना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऑलराइट, खास तौर पे इस तरह के बच्चे कि जो जैसे ही बुलूगत की जानिब जाना शुरू होते हैं तो वो ये समझना शुरू हो जाते हैं कि बॉडी जो है वो ओवरवेट होना शुरू हो गई है। बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल तब्दीलियां आ रही होती हैं, हार्मोन्स वगैरह की जो कंसंट्रेशंस हैं उनमें कईयों में इजाफा हो रहा होता है, और उसके साथ ही साथ बॉडी के अपीरेंट फीचर्स, वो खसूसियात जो कि सेकेंडरी मेल या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, यानी कि वो खसूसियात जो आपको बलूगत के आसार के तौर पे नमूदार हो रहे हैं, उनको भी ये समझा जाता है कि शायद ये बॉडी के अंदर वजन बढ़ाने के बायस बन रहे हैं। ऑलराइट, तो इस वजह से ये वाले बच्चे, खास तौर पे गर्ल्स की, अगेन मैं यहां पे बात कर रहा हूं, कि कुछ ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, और इसका नुकसान ये होता है कि वो खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। और इसी वजह से यहां पे ये बात मैंने लिखी है कि फियर ऑफ गेटिंग ओवरवेट, ओके, कि इस बात का खौफ बैठ जाता है कि कहीं थोड़ा सा भी खाना खा लिया तो ऐसा ना हो कि कहीं बॉडी का वजन जो है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह कि जैसे आप इस इमेज में अगर देखें तो यहां पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये गर्ल मिरर के सामने खड़ी हुई है। ऑलराइट, ऑल्दो शी इज वेरी स्मार्ट देखने के लिहाज से, लेकिन अपने आप को मिरर के अंदर क्या इमेजिन कर रही है कि शी इज गेटिंग फैट और ओवरवेट। ऑलराइट, बस यही एक प्रॉब्लम है इस बीमारी के साथ कि अगर इसको कोप ओवर कर लिया जाए, इसको हल करना इतना ज्यादा आसान नहीं है कि जितना नजर आ रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये वाली कंडीशन प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाती है और ये वाले बच्चे इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दें,
हालांकि वो असल में अंडरवेट जा चुके हैं, बॉडी का जितना वजन होना चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा कम हो चुका हुआ है वजन, लेकिन अपने आप को फिर भी ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि शायद अभी भी हमारा वजन ज्यादा है, तब खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है, तो फिर इसका इलाज करने की जरूरत है। ऑलराइट, और इलाज में स्टूडेंट्स पहला जो काम किया जा सकता है वो क्या है, देयर इज इंट्रावेनस or intramuscular routes can be used to protect these patients from undernutrition. ऑलराइट, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं क्योंकि ओरल रूट यानी कि मुंह के जरिए तो खाना बिल्कुल छोड़ चुके हैं खौफ की वजह से, तो फिर इसकी वजह से इनको ड्रिप्स की फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में किसी ना किसी सूरत में न्यूट्रिएंट्स जरूर पहुंचाए जाते हैं ताकि इनके अंदर ऐसी वीकनेस ना हो कि जिसकी वजह से जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट और लंग्स और ब्रेन वगैरह, अगर ये अंडर न्यूट्रिशनल फेज में चले गए तो फिर हो सकता है स्ट्रोक्स वगैरह या और इस तरह की सीवियर कंडीशंस का सामना करना पड़ जाए। ऑलराइट, फिर स्टूडेंट्स इसके साथ ही साथ चूंकि नफ्सियाती बीमारी है तो इसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कोई 1-2 दिन पे मुश्तमिल नहीं है, बल्कि ये भी बहुत ज्यादा ड्यूरेशन ले सकता है, जैसे कि समटाइम्स 2 to 4 years। ऑलराइट, ये बात आपकी किताब में भी मेंशन की हुई है। 2 से लेके 4 साल तक का दौरानिया ये नफ्सियाती इलाज पे या इससे भी ज्यादा वक्त बाजुकात लग सकता है, ताकि इस तरह के पेशेंट्स को कन्विंस किया जाए कि वो खाना खाना शुरू कर दें और अपनी उस अंडरवेट कंडीशन से बाहर निकल आए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज एनोरेक्सिया नर्वोसा। फिर इसी की एक दूसरी फॉर्म हम देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी इससे ऑपोजिट है, दैट इज नोन एज बुलिमिया नर्वोसा। जी स्टूडेंट्स, अब बुलिमिया नर्वोसा वाली जो कंडीशन है ये एनोरेक्सिया नर्वोसा से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन नर्वोसा हमने साथ लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि ये भी एक नफ्सियाती मर्ज कहलाएगा। ऑलराइट, इसके अंदर गड़बड़ का लेवल डिफरेंट है। सबसे पहले नंबर पे तो वहां पे हमने ये देखा कि जैसे प्यूबर्टी या बलूगत का आगाज होता है तो साथ ही ये ख्याल पैदा होना शुरू हो जाता है कि डाइट कॉन्शियस हो जाएं और अपने वेट को मेंटेन कर लिया जाए, लेकिन यहां पे ये प्रॉब्लम है कि ये एक तो एज के लिहाज से थोड़ा सा ज्यादा हो चुके हुए होते हैं और इसके साथ ही साथ अगेन द फीमेल्स, ओके, यहाँ पे चांसेस हैं कि मेल्स और फीमेल्स दोनों ही मुतासिर हों बुलिमिया नर्वोसा से, लेकिन मेजॉरिटी जो मुतासिर हो रही है दे आर अगेन द गर्ल्स। ऑलराइट, और इधर क्या गड़बड़ चल रही होती है वो ये है वोरेशियस ईटिंग। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है, ये मखसूस टर्म यहां पे यूज की जा रही है कि बहुत ज्यादा खा लेना। ऑलराइट, और किस तरह का खाना पसंद किया जा रहा है, क्रीमी, ग्रीजी, ऑयली जैसे कि फ्राइड वगैरह फूड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यानी कि हर उस तरह का खाना पसंद किया जाएगा कि जिसके अंदर फैट्स की अमाउंट ज्यादा है। अब अंडरस्टूड सी ये बात है कि जब चिकनाई बहुत ज्यादा खाई जाएगी और उसको प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं किया जाएगा तो फिर जो कंडीशन होगी दैट विल बी ओवरवेट कंडीशन। ओके, अब यहां पे खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है कि जैसे ही इन पेशेंट्स को ये फीलिंग आना शुरू हो जाए कि बहुत ज्यादा खा लिया है, अब कहीं ऐसा ना हो कि हम मोटे हो जाएं, तो फिर इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, एक टर्म मैं यहां पे मेंशन करने जा रहा हूं, दिस इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग क्या है कि खुद से जबरदस्ती उल्टी करने की कोशिश करना कि जो हम खा चुके हैं किसी तरीके से वो बाहर आ जाए ताकि हमारे वजन में इजाफा ना हो सके। ऑलराइट, फिर इसी तरह कुछ और टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, देयर आर लेक्सेटिव्स or purgatives।
अब ये दोनों चीजें क्या है, ऐसी अद्वियात, ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल कि जो खा चुके हुए हैं, अगर वो वॉमिटिंग के जरिए बाहर नहीं आ रहा तो फिर उसकी बॉवल मूवमेंट को बढ़ा दिया जाए कि वो खुराक बगैर हजम हुए, बगैर जज़ब हुए किसी तरीके से बॉडी से खारिज हो जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब दोनों सूरतों में नुकसान क्या है कि पहले तो खा लिया बहुत ज्यादा, एक ये नफ्सियाती असर था, फिर उसके बाद उसको निकालने की कोशिश की जिसका 1% भी कोई फायदा बॉडी को नहीं पहुंच रहा, ना तो उसे एनर्जी हासिल हुई, ना उससे न्यूट्रिएंट्स हासिल हुए, बल्कि उल्टा नुकसान हो गया। और वो नुकसान किस तरह से नजर आता है? इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, ऑलराइट, just like sodium, chlorine, potassium, magnesium, EDC. Alright students, इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बैलेंस खराब होना शुरू हो जाता है, उनमें कमी आना शुरू हो जाती है, और अगर इनमें कमी आना शुरू हो जाए तो बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम भी हो सकता है कि अगर बॉडी पहले ही अंडर न्यूट्रिशन, या इससे भी एक अच्छी टर्म है माल न्यूट्रिशन वाली फेज से गुजर रही हो। ऑलराइट, माल न्यूट्रिशन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, कि खाना खाया तो जा रहा है लेकिन बॉडी के काम नहीं आ रहा, बिल्कुल उसी तरह के जैसे हम एक टर्म बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। ओके, बैलेंस डाइट में हम इस तरह की एक डाइट चार्ट बना लेते हैं कि जिसमें हमें पता होता है प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, और इवन उनके अंदर कैलोरीज कितनी इनटेक की जा रही हैं ये भी हमें पता होता है कि हम क्या खा रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि जो खाया जा रहा है बहुत ज्यादा खा लिया और उसके बाद फिर उसको फौरन निकाल दिया। तो इस दोनों प्रोसेसेस में नुकसान ये है कि सिस्टम भी डिस्टर्ब हुआ और फायदा बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस वजह से इस कंडीशन को हम कहते हैं दैट इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाली जो कंडीशन है दैट इज बुलिमिया नर्वोसा, ये इस तरह के लोगों में हमें ज्यादा नजर आती है कि जो बहुत ज्यादा खाएं फिर उसके बाद उसको निकाल दें। ओबेसिटी की जानिब बॉडी भी अपेरेंटली इनकी ऐसी नजर आना शुरू हो जाती है कि जैसे ये थोड़े से ज्यादा सेहतमंद हैं, लेकिन असल में वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज बॉडी के पास होनी चाहिए वो इनके पास बिल्कुल भी नहीं होती। ऑलराइट, देन इज द नेक्स्ट डिसऑर्डर व्हिच इज नोन एज पाइल्स। Piles, also known as hemorrhoids. Alright students, इसको उर्दू में हम बवासीर का नाम भी देते हैं। अब यहां पे आपके लिए मैं एक टर्म मेंशन करने जा रहा हूं क्योंकि बुनियादी तौर पे इस बीमारी का बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जिस हिस्से के साथ ताल्लुक है हमें उसका जरूर पता होना चाहिए। दैट इज नोन एज एनोरेक्टल म्यूकोजा। ऑलराइट, पहले तो ये समझ लें कि ये एनोरेक्टल वाली कंडीशन कौन सी है। ओके, इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। रेक्टम वो हिस्सा था जहां पे फीसिस को या स्टूल को स्टोर किया गया टेम्परेरीली कि अभी थोड़ी देर के बाद इसको खारिज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद एनस जो है वो एब ओरल ओपनिंग है जहां से इस सारे फुजले को बॉडी से खारिज करना है। यहां पे गड़बड़ हो जाती है और उस गड़बड़ को हम करेक्टराइज कर सकते हैं दो तीन चीजों के साथ। सबसे पहले नंबर पे dilated, all right, then tortuous veins, all right, कहां पे एनोरेक्टल म्यूकोजा के अंदर। अब स्टूडेंट्स ये जो टर्म मैंने लिखी है इससे क्या मुराद है कि वेन्स फूल जाती हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा बल पड़ना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि पूरा एनोरेक्टल म्यूकोजा वाला रीजन फूलना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, अब जब ये कंडीशन बन जाए तो हम कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट सिम्पटम ऑफ द पाइल्स और हेमरॉइड्स। अब फिर उसके बाद गड़बड़ कहां पे होती है? अब इसमें आपको अपनी खुराक के इनटेक के ऊपर फौरन गौर करना पड़ेगा कि क्या खुराक के अंदर कहीं कैफीन का बहुत ज्यादा इनटेक शामिल तो नहीं है, कहीं आप बहुत ज्यादा चाय तो नहीं पीते, या इवन कि अगर कोई स्मोकर है तो निकोटीन का इनटेक बहुत ज्यादा हो, या बहुत ज्यादा स्पाइसी खुराक खाई जा रही हो, बहुत ज्यादा मसालेदार, या इस जगह से खाना खाया जा रहा है कि जहां पे क्वालिटी में शुबा है कि कहीं इस जगह से पका हुआ खाना इस तरीके से पका ही नहीं होता। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपके ज़हन में होनी चाहिए। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ दैट सेम पर्सन हु इज नॉट ऑब्जर्विंग द हाइजीन ऑफ द फूड इट इज इनटेकिंग, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रख रहा,
तो इसकी वजह से इसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अब अगर कब्ज का मरीज भी हो और उसके साथ ही साथ ये वाला प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाए तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पेनफुल फीलिंग आनी स्टार्ट हो सकती है कि जैसे ये इंसान, ये पेशेंट कोशिश करेगा कि बॉवल को पुश करे, यानी कि स्टूल को पास करने की कोशिश करे, बॉडी से बाहर खारिज करे, उसके साथ ही इसको बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। और जितना ज्यादा जोर से पुश करेगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस आउट करेगा एनोरेक्टल म्यूकोजा को, उसके साथ ही साथ तकलीफ में भी इजाफा होगा। और इवन के समटाइम्स ये भी हो सकता है कि वेन्स रप्चर होना शुरू हो जाएं और ब्लड जो है वो भी स्टूल के साथ ही पास होना शुरू हो जाए। तो इसकी वजह से हर इस किस्म की आदत से और टाइप ऑफ द फूड से बचें कि जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा दे या इसके साथ ही साथ इन वेन्स की डायलेशन को या एनोरेक्टल म्यूकोजा को इन्फेक्ट कर दे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए सॉल्यूशन जो सबसे अच्छा है दैट इज द यूज ऑफ रफेज फाइबर इन द फूड। ओके, ऐसे फल और ऐसी सब्जियां खाई जाएं कि जिनके अंदर रफेज या डाइटरी फाइबर मौजूद होता है, ताकि वो लैक्सेटिव का काम करेगा और खुराक जो है वो स्मूथली पास ओवर करती चली जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक देसी टोटका इस्तेमाल किया जाता है टू ड्रिंक मिल्क। ऑलराइट, ये वाला काम भी किया जा सकता है। फिर इसके साथ ही साथ ड्रग्स की सूरत में लैक्सेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि स्टूल को पास करने में मजीद सहूलत प्रोवाइड की जा सके। ऑलराइट, बाज़ औक़ात इवन कि ये कंडीशन इतनी ज्यादा सीवियर हो जाती है कि जो इंटरनल म्यूकोजा है वो आउटवर्ड प्रोट्रूड कर जाए, तो फिर पेशेंट्स को हार्ड सीट्स वगैरह के ऊपर, बेंचेस के ऊपर बैठने से भी मना कर दिया जाता है। जर्म्स वगैरह से बचें, अपने खाने के अंदर सफाई सुथराई का ख्याल रखें और फल और सब्जियों का इस्तेमाल अपनी डेली डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद द लास्ट थिंग इज अल्सर। जी स्टूडेंट्स, अब ये टर्म सुनी तो होगी आपने बहुत ज्यादा कि अल्सर हो गया, मैदे में अल्सर हो गया, इंटेस्टाइन में अल्सर हो गया। इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली अ सोर। ओके, एक जख्म की सी कैफियत पैदा हो जाए अगर स्टमक के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के ड्यूडेनम वाले पार्ट में, तो फिर हम कहते हैं दिस इज नोन एज अल्सर। ऑलराइट, फिर हम इसको अल्सर का नाम देना शुरू कर देंगे। अब इसके लिए पहले नंबर पे तो मैं दो टाइप्स आपको बताता चलूं। एक टर्म हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक अल्सर। ऑलराइट, अब ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में अगर हो रहा है तो फिर हम इसको कहते हैं दिस इज गैस्ट्रिक अल्सर। ओके, एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज पेप्टिक अल्सर। ओके, और इससे हमें ये याद रखना है कि स्टमक के अगर पार्ट के अंदर ये वाला प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये मैदे का अल्सर पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। ओके, अब फिर इसके बाद स्टूडेंट्स मैं ये चाहता हूं कि आप पहले जरा स्टमक के स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लें। ओके, ये जो स्टमक का इमेज आपको यहां पे नजर आ रहा है, इसके अंदर आप देखें सबसे पहला पार्ट जहां से फूड एसोफेगस से पास होके स्टमक के अंदर आता है, दिस इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। फिर कार्डियक स्फिंक्टर के बाद जो फूला हुआ या उभरा हुआ स्ट्रक्चर है उसको हमने फंडिक रीजन या फंडस कहा था। फिर उसके बाद मेन बॉडी आ जाती है स्टमक की, and the last part is known as antrum or pyloric region of the stomach. Okay, अब देखें यहां पे एक नई चीज का इजाफा करने जा रहा हूं मैं, और वो क्या है स्टूडेंट्स, खास किस्म के बैक्टीरिया that are known as Helicobacter pylori. Alright, अब देखें ये जो बैक्टीरिया हैं इनके नाम से आपको आइडिया हो जाएगा कि पाइलोरस रीजन में इंफेक्शन कॉज कर रहे हैं। ओके, अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि आपके खाने के साथ ही दाखिल हो गए स्टमक के अंदर और फिर स्टमक के पाइलोरिक रीजन के अंदर स्पेशली, ओके, वहां पे जाके क्या करते हैं कि जो म्यूकोजा है, जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग मौजूद थी कि जिसने क्या करना था, मैदे को बचाना था कि उसकी अपनी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कहीं उसको डैमेज ना कर दें या वो HCl जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसको मुतासिर ना कर दे। इसी को बचाते बचाते जब ये बैक्टीरिया आके अटैक करेंगे तो इनके पास कुछ स्पेसिफिक प्रोटीएजेस मौजूद होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर दें। तो ये क्या करते हैं, म्यूकोजा को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही म्यूकोजा डैमेज होगी तो इसका मतलब प्रोटेक्टिव शील्ड तो खत्म। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा
कि एसिड्स जो हैं, जो तेजाब हम खुद से पैदा कर रहे हैं अपने गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो यहाँ पे अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अल्सर को बढ़ाने वाली जो सबसे पहले एक चीज है, दैट इज व्हाट, एसिडिटी। ओके, तेजाबियत का मुसलसल प्रॉब्लम रहे तो ये आपके अल्सर वाली कंडीशन को बढ़ा सकती है। फिर उसके साथ ही साथ हम इसी से रिलेट कर सकते हैं ओवर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस बहुत ज्यादा अगर पैदा होना शुरू हो जाए तो इस सूरत में भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब क्या होगा कि जैसे ही म्यूकोजा खत्म तो HCl ने उस टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर दिया। फिर उसके साथ ही साथ अगर गौर करें तो पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और हमारा जो स्टमक है इट इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि पेप्सिन खुद से ही अपनी वॉल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर दे। बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन का आगाज किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये काम बढ़ता ही चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, समटाइम्स एक्सट्रीम केसेस में ये भी देखा गया है कि जख्म तक बात नहीं रुकती, बल्कि क्या होता है कि स्टमक की लाइनिंग के अंदर एक पोर या एक होल डेवलप हो जाए, जिसको हम कहते हैं परफोरेशन। अब इसकी वजह से क्या होगा कि खुराक जो है वो स्पिल आउट हो सकती है, कि स्टमक में से बाहर निकलना शुरू हो जाए, और जैसे ये खुराक बाहर जाएगी पेरिटोनियल पोर्शन के अंदर, एब्डोमिनल रीजन में फैलना शुरू होगी, तो और ज्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकती है। ओके, दिस स्टेट इज नोन एज परफोरेशन। और इसके साथ ही साथ समटाइम्स ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है, और इंटरनल ब्लीडिंग हमेशा नुकसानदेह होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे तो नुकसानात हैं, अब इनसे बचा किस तरह से जाए। इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा दोबारा वही चीजें जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। निकोटीन का बहुत ज्यादा इनटेक, इवन के अगर एल्कोहलिक रीजन्स में कुछ लोग रह रहे हैं तो एल्कोहल का बहुत ज्यादा इनटेक, कैफीन का बहुत ज्यादा इनटेक, चाय बहुत ज्यादा पी जा रही है अगर तो उससे भी कोशिश करें, परहेज करें। और फिर उसके बाद सफाई सुथराई का ख्याल जरूर रखा जाए, अपने हाथ धोएं, अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट साफ सुथरा रखें, जो खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर्ली कुक्ड होना चाहिए, और उसके अंदर फाइबर्स वगैरह का इस्तेमाल जरूर किया जाए। इवन के समटाइम्स अगर अपनी रूटीन में दही का, योगर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये भी आपको अल्सर्स पैदा होने से महफूज रख सकता है। ऑलराइट, तो इन सब चीजों से जिनसे अल्सर की बीमारी में बढ़ने का, इजाफा होने का इम्कान हो, इन सब चीजों से खुद को रोकें, दूसरों को इसकी तरगीब जरूर दें, खुद भी जो है सफाई सुथराई का ख्याल रखें, और दूसरों को भी साफ सुथरा रहने की तलकीन जरूर करें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहीं पे इस सेशन का इख्तिताम करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।